मेडिकल क्लासेस और स्टार्ट कर रहे हैं हम आज प्रतिशाय टॉपिक। तो शालक्य तंत्र के इस सिलेबस को जैसे-जैसे कवर करते जा रही हूँ, वैसे-वैसे आपका टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हमारा जो मेडिकल क्लासेस है, यहाँ पे आपको जो मेन मोटिव है इस चैनल पे, तो वो है आपका टॉपिक सिलेबस टू सिलेबस। सीसीआईएम सिलेबस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर टॉपिक वैसे तो सिलेबस का इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो नासा रोग है, जो कि मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी है और ये मेरी नासा रोग से रिलेटेड शायद चौथी वीडियो है और इस 4th वीडियो में आप क्या समझने वाले हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है प्रतिशाय। तो हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो है, देखो सेकंड पॉइंट पे, बी पॉइंट पे साफ-साफ लिखा हुआ है डिटेल स्टडी ऑफ प्रतिशाया, ठीक है? उसके साथ दुष्ट प्रतिशाया क्या होता है, नासाना क्या होता है, क्षवतु क्या होता है, नासागत रक्तपित्त क्या होता है और नासा अर्श क्या होता है। तो मैंने ये आपको बहुत कुछ इसमें ज़्यादा पिछले वीडियो में बताया भी है और इस वीडियो में आपको मैं आज खत्म करने जा रही हूँ प्रतिशय। तो चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो मुझे, जिससे मैं जल्द से जल्द आपका सिलेबस ओवर करूँ। यहाँ पे मैं सिलेबस जो इतना इंपॉर्टेंट देखने जा रही हूँ, वहाँ पे देखो प्रतिशाय है। मैंने एग्जामिंग जितना भी देखा एग्जाम्स के पेपर को, उसमें सबसे ज़्यादा ये देखा कि प्रतिशाय को बहुत बार रिपीटेड करके क्वेश्चंस पूछा गया है। कभी वो 5 नंबर में, कभी 8 कभी 10 नंबर में, ऐसे ही आपसे प्रतिशाय को लेकर के क्वेश्चनिंग हुई है, जिसमें चिकित्सा से लेकर उपद्रव तक की उनको पूछा गया। तो हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले आप एक मॉडर्न के टॉपिक से देख लो कि एग्जामिंग जब करते हैं तो हम इंस्पेक्शन, पल्पेशन, रेडियोलॉजी एग्जामिनेशन और राइनोस्कोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। यहाँ पे राइनोस्कोपी मैं नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगी आपकी, उसमें ज़रूर आपकी मॉडर्न के टॉपिक को भी कवर करूंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे मेरी वीडियो आप स्किप मत करो। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रतिशाय। तो स्टार्ट करो। प्रतिशाय को सबसे पहले होती है डिफिनेशन, उसके बाद आपके भेद, निदान, संप्राप्ति जो आयुर्वेद का सबसे ज़्यादा ये पूर्व क्लब्स का, उसके बाद जितने भी उसमें होते हैं, ये मैं अपनी स्लाइड पहले ही आपको दिखा दे रही हूँ, जिससे कि आपका इंटरेस्ट हो यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है? तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप कवर करने जा रहे हो अपने एग्जाम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रतिशाय मैं शुरू कर रही हूँ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए कि प्रतिशाय क्या है। तो अब स्टूडेंट्स आप लिखोगे, पहले सबसे पहले एग्जाम में आंसर्स को एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे आयुर्वेद में, हमारे जो संहिताओं में लिखा हुआ है या फिर आयुर्वेदाचार्यों ने लिखा हुआ है, तो हम उसे बोलते हैं। तो वातम प्रति अभिमुखम, वातम पित्तम अभिमुखम, श्यायोगमनम कफादिनम यत्र स प्रतिशाया, ठीक है? तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? ये आप लिखोगे पहले आपका आंसर को बिल्कुल पावर इफेक्टिव बनाने के लिए। क्या अर्थ है कि जिस रोग में कफादि दोष वायु के अभिमुख से, ठीक है, यानी अभिमुख यानी जो विपरीत दिशा में निकलने लगे, नासिका के बाहर निकलते हैं जब विपरीत दिशा से, तो प्रतिशाय हो जाता है। नाक का वो मुख है जिससे वायु निकलती है, लेकिन वो क्या हो रहा है, अब वो अपना रास्ता बदल चुका है और नाक के रास्ते से वायु सही प्रकार से नहीं आ रही, क्योंकि कफ बहुत भर चुकी है, यानी कफ आदि दोष बढ़ चुके हैं। तो समझ लो प्रतिशाय में रेनाइटिस, इन्फ्लामेशन की बात होती है, म्यूकस कंजेशन की बात होती है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि प्रतिशाय क्या है, कि जब जिस रोग में कफ आदि यानी कफ जब बढ़ के ये दोष बढ़ गए, वायु का रास्ता विपरीत दिशा में हो गया और नासिका से बाहर, नासिका के बाहर निकले, ठीक है, विपरीत दिशा में, तो उसे यहाँ पे जो पेशेंट है उसे प्रतिशाय होने उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? तो प्रतिक्षणम शायता इति प्रतिशाय, ये आप लिखोगे पहले परिभाषा में, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, लिखोगे निदान। एटियोलॉजी में आप क्या लिखोगे, एटियोलॉजी क्या होती है? देखो, निदान जब हम लिखते हैं तो एक हेतु होता है, रीजन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को वो प्रॉब्लम हुई है, यानी वो समस्या आई है। तो हम आयुर्वेद में, हम ये आपको एक चीज़ बता दूं जरूरी, कि यहाँ पे सुश्रुत का ही मैं संहिता में हमेशा ज़्यादा सुश्रुत संहिता को लेकर के प्रेफरेंस कर रही हूँ। शालक्य बहुत इंपॉर्टेंट आपका है आगे एग्जामिंग में भी, आने वाले जो भी कॉम्पिटेटिव है उसमें भी। तो अपने यहाँ नोट डाउन कर लो कि उत्तर स्थान में यहाँ पे 24वां अध्याय यानी 24 जो चैप्टर है वो सुश्रुत संहिता का, जो 24वां अध्याय है उसका 3रा श्लोक, ठीक है, वो 24वां श्लोक जो अध्याय है वो पूरा प्रतिशाय पे लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे निदान में क्या लिखा, आचार्य चरक ने श्रद्धोजनक, एक आप लिखोगे श्रद्धोजनक, ठीक है, ये पॉइंट लो, श्रद्धोजनक हेतु किसने बताया है, सुश्रुत ने, और आचार्य चरक ने जो बताया वो 6 क्रमी जन्य यानी 6 आदि क्रम जन्य जिसको कहते हैं, प्रकोप कालांतर वाले जो उन्होंने बताए कि जब प्रकोप हो जाता है उस टाइम के निदान, जैसे जो प्रकोपित होने के बाद प्रतिशाय हो रहा है। तो हम ये पॉइंट, 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं, श्रद्धोजनक और 6 आदि क्रमजन्य हेतु, यानी 2 हेतु बताए गए। तो यहाँ पे आपने नोट किया कि 2 हेतु, एक बताया चरक ने और ये बताया आचार्य सुश्रुत ने,
ठीक है, नोट डाउन कर लेना। मैंने फिर से मेंशन कर दे रही हूँ कि क्षय आदि जन्य हेतु और श्रद्धोजन 2 प्रकार के हेतु हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंशन है आपकी संहिताओं में, तो प्लीज़ ज़रूर इस पे ध्यान देना, ठीक है। इसे मत स्किप करना, भूलना ना दिमाग से कि 2 निदान लिखोगे। सद्धोजनक में ये जो आपको श्लोक लिख रहा है, नारी प्रसंग शिरोभिवितो धूलि रजस सितमति प्रतः संधारण मूत्र पुरुषेदोच संध्या प्रतिशाय निदानम। देखो, नारी का प्रसंग करना, सिर में अभी ताप हो जाना, संताप होना, धूल रज या बहुत ज़्यादा शीत में हो तब संधारण वेग यानी मूत्र पुरुष या इन सब चीज़ों का वेग जब धारण करते हैं ये, तो ये सब क्या है, संघजनक हेतु हैं जिससे प्रतिशाय उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। और आचार्य चरक ने क्या कहा, आचार्य चरक ने भी वही कहा कि संधारण करने से अजीर्ण करने से, संधारण करने से अजीर्ण करने से रजो, यानी रजो मतलब धूल, डस्टिंग से है, डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनसे है। अतिभाषा, बहुत ज़्यादा बोलने से, तेज बोलने से भी ये जो प्रतिशाय रोग होता है, नासा का रोग होता है, उससे होता है। क्रोध करने से, ऋतु के वैषम्य, जब ऋतु वैषम्य होती है तब भी ये प्रतिशाय रोग होता है। यानी इसमें क्या आ रहा है, दोषों के चय आदि क्रम जब बगल हो रहे हैं तब प्रकोपावस्था का निदान है कि दोषों के प्रकोपावस्था में ये प्रतिशाय उत्पन्न हुआ है। तो शिरोभिताप से अंबुशित, ये देखो मिलता जुलता है, ठीक है। अवसाय, अवसाय चमका की बहुत ज़्यादा, जब ये मैथुन भाष्य भी आपको बता दिया गया। और धूमि प्रजागृति, रात में जगने से, ठीक है, बहुत ज़्यादा रात में जगने से भी होता है। तो अवसाय में ये हो गया कि अवसाय वर्ड से समझ लो जब बहुत ज़्यादा खुले में रहेंगे, ओस हो, ठंड हो, ये खुली हवाओं में जब रहते हैं, तो ये यहाँ वर्ड इसलिए आचार्य ने बोला है, ठीक है। तो निदान में आप लिख सकते हो, सद्धोजनक और क्षय आदि क्रमजन्य हेतु 2 प्रकार के हेतु बताए गए। उसके बाद आपका टॉपिक चलते हैं, वो है संप्राप्ति। तो निदान और परिभाषा के बाद संप्राप्ति लिखते हो। बहुत देखो, कंटेंट बहुत सॉलिड होने चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा राम कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, टू दी पॉइंट आप लिखना होता है, क्योंकि आप आयुर्वेदा चाह रहे हो, यहाँ पे टू दी पॉइंट बात करोगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप ग्रेजुएशन के जो और सब्जेक्ट्स उसकी तरह नहीं लिखने वाले, ठीक है। तो शॉर्ट में कैसे आप सॉलिड आंसर लिख रहे हो यहाँ पे। अब हम चल रहे हैं निदान के बाद संप्राप्ति पे, ठीक है। तो संप्राप्ति क्या नहीं है, पैथोजेनेसिस। तो संप्राप्ति में हम लिखोगे, वो जिसको श्लोक लिखना है वो श्लोक ध्यान से देख ले। ये श्लोक है आपका, यहाँ पे क्या है, जब वात आदि या तो अकेले एक कोई वात की वजह से, पित्त की वजह से, कफ या सम्मिलित, ये तीनों रूपों में जब रक्त अपने विभिन्न प्रकोप कारणों से, ठीक है, इन तीनों रूप सम्मिलित हो जाए और रक्त भी उसमें अपने सारे प्रकोपों को ले लेता है, तो जब ये रक्त दूषित हो जा रहा है यहाँ पे, तो मस्तिष्क में संचित होते हुए प्रतिशाय रोग उत्पन्न करता है। क्या, मस्तिष्क में जब ये सारे दोष रक्त से भी मिलकर के सब संचित हो जाते हैं तो प्रतिशाय रोग होता है। तो आप यहाँ पे जब संप्राप्ति लिखोगे तो यही लिखोगे कि वात आदि दोष या तो पृथक रूप से या तो सम्मिलित रूप से जब ये रक्त के साथ, ठीक, प्रकोप कारणों से कुपित हो जाए, यानी निदान सेवन किया तो ये प्रकोप कारणों से कुपित हो जाते हैं और मस्तिष्क में संचित होते हुए प्रतिशाय रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो जब सारी हेतु निदान सेवन किया तो वो वात आदि दोषों को या तो सम्मिलित रूप से या पृथक रूप से रक्त के साथ प्रकोपित कारण करते हैं और कुपित होकर के मस्तिष्क में संचय होते हैं। जब मस्तिष्क में संचय होंगे तो वहाँ पे प्रतिशाय रोग हो जाएगा, ठीक है। तो नासा मार्ग में क्या आपका प्रतिशाय रोग हो रहा है। उसके बाद आपका आता है पूर्व रूप, ठीक है। पूर्व रूप में क्या है, प्रोडर्मल, इसको प्रोडर्मल जो फीचर्स है, यानी जो आप ये कहोगे यहाँ पे, जो पहले आपको क्या मिलेगा, शिरोगुरुत्वा मिलेगा, छवथु मिलेगा, ठीक है। शिरोगुरुत्वा, छवथु, प्रवणते तथा अंगमर्दन, अंगमर्दन हो सकता है, परिहर्ष हो सकता है, उपद्रव जो और होते हैं वो होंगे। ये सारे जब होंगे तब, तो पूर्व रूप में आपको जब मिला तो आप बहुत आराम से लोग सिर में गुड़ता होगी की अनुभूति होती है, छींकों का आना होगा, अंगमर्दन होने लगेगा, रोम खड़े हो जाएंगे। और अन्य उपद्रव में जो है वो उपद्रव भी होंगे, जैसे सर्दी लगना, नाक का बहना, ये सब जो आप एक जैसे बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, मलेशिया हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है, ठीक है। और जो ऐसे फीचर्स हो जाएं जैसे एनोरेक्सिया हो रहा है, टेम्परेचर बहुत फील हो रहा है, तो ये सब क्या है, आपका पूर्व रूप है, यानी प्रतिशाय का पूर्व रूप है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, हमारा आता है, आपने क्या लिख दिया, निदान लिख दिया, संप्राप्ति लिख दी और उस पूर्व रूपीय भेद। तो बहुत ज़्यादा बात मैंने इससे पहले वाले जो स्लाइड दी है उसमें मैंने ट्रिक दी है, तो वहाँ पे तो पूरे के पूरे नासा रोग जितने भी हैं वो सारे टोटल नासा रोग जितना वर्णन हुआ उनका बताया गया। यहाँ पे सिर्फ प्रतिशाय के 5 भेद हैं उनका, वातज, पित्तज, वातज, कफज, पित्तज, रक्तज, त्रिदोषज। आप ऐसे याद कर सकते हो VPKRS, ठीक है, VPKRS, आर से सन्निपातज,
सॉरी, आर से रक्तज, एस से सनिपातज, के से कफ, पी से पित्त, वी से वात। तो वातज, कफज, पित्तज, रक्तज, सनिपातज को मॉडर्न में किससे कोरिलेट किया गया, वो यहाँ मैंने मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पे टोटल आपका जो 5 या 8 नंबर में आप लिखोगे तो टोटल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए। अब मैं जो बात करने जा रही हूँ, इन्हीं के एक्सप्लेनेशन से बात करने जा रही हूँ, वो है, तो अब आपने कॉमन कोल्ड जो है या क्रोनिक सिंपल एनाइटिस है या प्लूरेंट बैक्टीरियल से हो या जो वायलेंट बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से हो या कॉम्प्लिकेटेड हो यानी त्रिदोष मिक्स इन्फेक्शन, तो ये थोड़ा सा कोरिलेशन लिख दिया है जिससे कि आप अपने आंसर में लिख सको, ठीक है। तो ये इसको भी आप देख सकते हो कि कॉमन कोल्ड कोरेजा वातज में है, सॉरी वातज में। उसके बाद आपका क्रोनिक जो है वो उसमें आपका सिंपल रेनाइटिस आती है, वो जो आपके कफज है, प्रोलेंट बैक्टीरियल रेनाइटिस पित्तज है, जो मेम्ब्रेनस होती है उसमें रक्तज आता है, उसमें वॉलेंट होती है, और जो कॉम्प्लिकेटेड या त्रिदोषज जो होता है वो आपके मिक्स इन्फेक्शन होते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं है, पांचों आपको रट जाते हैं। इसमें आपको नेजल कैविटी में एग्जामिंग करनी होगी, राइनोस्कोपी करवाई जाती है, जिसमें नेजल कैविटी का जब एग्जामिंग कर रहे होते हो तो ये सारे के सारे को कैसे डिफाइन करोगे कि वातज है कि पित्तज है या कफज है, वो आप अब बताओगे, ठीक है। तो नेजल कैविटी को चेक करा, तो नेजल कैविटी को देख करके भी बहुत से एग्जामिंग में आपको समझ में आता है, उसके मिडल टर्बिनेट्स को, ठीक है, और उसके ट्यूबल एलिवेशन को देखोगे, ओपनिंग देखोगे जहाँ पे उसकी, और जो इंफीरियर टर्बिनेट्स होंगे वहाँ सॉफ्ट पैलेट है, यहाँ पे मैंने दिखाया सॉफ्ट पैलेट के नीचे, उसके बाद ऊपर ये जो सेप्टम है, ठीक है। तो ये जो पूरी मार्जिन है सेप्टम, और ये अंदर होल है जहाँ पे आपको अगर रक्तज होगा तो वहाँ पे ब्लीडिंग दिख सकती है, म्यूकस होता है, बदबू आ सकती है, ये सब चीज़ें जो है समझ में आ गई कि हाँ ये नासा का कोई रोग इसको हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जामिंग में आप देखोगे। हम चलते हैं अब एक एक करके, जो बहुत ही है इम्पॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि प्रतिशाय का जब डिटेल स्टडी है आपके सिलेबस में तो उसमें आपको वातज, प्रतिशाय, पित्त सबको बताना होगा। तो प्रतिशाय जब वातज शुरू करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आप नहीं देखोगे, सिर्फ इतना देखते चले जाओगे कि कौन से लक्षण हैं, ठीक है। तो यहाँ में मैंने लक्षणों को ही मेन बना रखा है। तो इसमें पहला है वातज। अगर कभी भी किसी भी रोग को लिख रहे हो वातज है तो वातज के कुछ लक्षण जरूर बताओ। पहला देखो पतला स्राव निकल रहा है, उसके बाद गले या तालुओं में शोष होगी जो कि वातज के ही लक्षण होते हैं। संघ प्रदेश में सुई चुभने की पीड़ा होगी, वातज की स्वर भंग हो जाएगा। नासा में अवरुद्ध तनी हुई रुकी हुई प्रतीत होती, यानी वातज का एक जो सिम्टम होता है वही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप देखते चले जाओ। वातजन प्रतिशाय जब हेडिंग डालोगे तो वह अनाद्र पहिता नाशा तनुश्रावा, तो तनुश्राव जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। तनुश्राव प्रवर्तिनी जो है, प्रवृत्ति है जो है वो वातज प्रतिशाय की हो गई, ठीक है। स्वरूप घातक, तो स्वर जो होता है वो नहीं हो जाता है, ये जो है ये आपका किसका हो गया, ये जो हो गया वातज प्रतिशाय का हो गया, ठीक है। तो नासा अवरुद्ध हो गई, पतली और तनी श्राव निकलेगा, उसमें गले और तालुओं में इसमें शुष्क हो जाएंगे, सूख जाएगा। संघ प्रदेश में सुई चुभने की पीड़ा होगी। तो ये क्या वातज प्रतिशाय के लक्षण है। नेक्स्ट पर आओगे पित्तज प्रतिशाय। तो प्लीज़ अगर चैनल पे अब तक बने हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो कि मैं जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस टू सिलेबस खत्म कर सकूँ, ठीक है। तो दूसरा है प्रतिशाय पित्तज का। तो आपने यहाँ पे देख लिया पित्तज, मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर वातज, पित्तज, कफज लिखो, रक्तज लिखो तो और सनिपातज, ये तो लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। क्योंकि पित्तज लिख दिया तो इसमें पित्तज के रोग देखो, उष्ण पित्त का है, पित्तवर्ण का श्राव पित्त का ये रोग। उसके बाद पांडुवर्ण होगा, उसमें गर्मी होगी, संताप होगा, प्यास लगेगी, निदाह हो भी होगा, नासा में धुएं रहित ऐसा निकलेगा, मुख और नासा से धुआं, यानी ये सब किसके लक्षण है, पित्त के लक्षण है। तो आपको यहाँ पे याद करने का एक्स्ट्रा कोई पॉइंट है, हाँ है। देखो यहाँ पे आप जब लिखोगे तो उष्ण संपीतक श्वाणो घृणात श्रुति पैतिके क्रशो प्रति पांडु, तो तृष्णा होगी, संताप होगा, उसके बाद पित्तवर्ण का होगा, उष्ण होगा। ये आप 5 पॉइंट ऐसे लिख सकते हो। तो ये कौन से पॉइंट हैं जो कि आप समझ लो कि पैतिक हैं, तो आप लिख सकते हो ना कि उष्ण हो सकता है, संताप हो सकता है, उसके बाद उसमें तृष्णा हो सकती है, संताप हो सकता है, और आपका पांडु, ठीक है, कृश होगा वो, ठीक है, दुर्लभ कृष। तो कृष अति पांडु, संताप, कृष्ण, तृष्णा और उष्ण, ये सारे आपके पॉइंट कैसे हैं, पैतिक दोष के। तो आप इसमें आराम से लिख दोगे कि नासा से उष्ण तथा पित्तवर्ण का श्राव निकलता है, वह रोगी दुर्बल होता है, अत्यधिक पांडुवर्ण गर्मी से उस पर संताप हो रहा होता है, प्यास से पीड़ित रहे, और वह मनुष्य मुख और नासा से धुएं से ऐसा
बताए कि मुझे ऐसा लगता है नाक से गर्म हवा निकल रही है, ठीक है, तो ये पैथिक प्रतिशाय है। कफज प्रतिशाय पे आते हैं, तो वातज की वातज से कफज, अब पित्तज हो गया तो कफज। कफज में आपको वही कफज वाले लक्षण होंगे, श्वेत तथा शीत कफ का बार बार श्राव होता है, ठीक है। जो रोगी होगा उसके शरीर में श्वेत यानी सफेद वर्ण की भाषा ऐसा उसे प्रतीत होगा, ठीक है। आंखें सूजी सूजी सी होंगी, जैसे पित्त वर्ण है पित्तज में, यहाँ पे श्वेत वर्ण का ऐसा श्वेत वर्ण उसका दिखेगा, है ना। उसके आंखें सूजी हुई होंगी, सिर और मुख पर भारीपन होगा, क्योंकि क्या है, कफज है, तो ये सारे लक्षण कफज के हैं, ठीक है। शिरोगोलश ताल ओष्ठ और तालु ना कंडू नैनमिति, तो उसके क्या होंगे, मुख पर भारीपन तथा सिर गला ओष्ठ तथा तालु प्रदेश में खुजली, कंडू होगी, ठीक। कंडू किसमें, कफज का है, तो आपको क्या याद करना है, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा है जो आपको ना समझना है, क्योंकि सारे तो ये लक्षण कफज के हैं। गौरव है, आंखें सूजी हुई हैं, सिर में और मुख में भारीपन है, सिर और गला ओठ तालु में खुजली हो रही, कंडू श्वेत तथा शीत कफ बाहर श्राव हो रहा है, तो सारा क्या है, कफज का है। तो आप इसे ऐसे लोगे कि श्वेत तथा शीत कफ का बार बार श्राव होता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको लर्न होता चलेगा वीडियो को देखते। आंखें सूजी हुई होंगी, सिर और मुख पर भारीपन होगा, सिर गला ओठ और तालु इसमें कंडू यानी खुजली प्रतीत होगी, तो कफज भी खत्म। अब आपके सिर्फ 2 बच जाते हैं, वो आपका पॉइंट सन्निपातज। सन्निपातज को कुछ नहीं, सन्निपातज में एक चीज बस है कि अकस्मात, ठीक है, अचानक उसमें स्वयं शांत हो जाए वो रोग और अचानक बढ़ जाए, उसमें पाक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वदोष प्रतिशाय है, तो सारे लक्षण आप वातज के भी लक्षण दिखोगे, पित्तज के भी और कफज के भी, तीनों लक्षण दिखोगे, ठीक है। तो तीनों सर्वदोष जन्य प्रतिशाय होगा, कभी पाक हो जाता है, कभी अचानक शांत हो जाएगा, और वो त्रिदोष प्रतिशाय है, ठीक है। फिर आगे रक्तजन प्रतिशाय, तो रक्तजन में रक्त वाले सारे लक्षण होंगे, पित्त के भी लक्षण मिल रहे होंगे, तो उसमें देखो रोगी का जो ताम्रवर्ण मुख होगा, ठीक है। ताम्रवर्ण के साथ इसमें क्या होगा कि जो लक्षण उसमें दिखाई देंगे, उसमें श्वास तथा मुख से दुर्गंध सी प्रतीत होगी, लाल वर्ण का श्राव हो रहा है, रक्तज है तो लाल, रक्तजे तू प्रतिशाय रक्तस्राव प्रवणते, रक्तजे तू प्रतिशाय रक्तस्राव प्रवणते, ताम्रवक्ष, ठीक है, ताम्रवर्ण जो है वो इसमें हुआ, दुर्गंध होगी, और कृमिजन्य जो विकार होते हैं उसके समान इसमें लक्षण होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कृमिजन्य, कृमि जो लक्षण होते हैं वो इसके ऐसे लक्षण होते हैं जो कृमि, तो रोगी की आंख ताम्रवर्ण की होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रक्तज प्रतिशाय में आपको ये देख लिया कि रक्तज प्रतिशाय में आपको करना क्या है, यहाँ पे लाल वर्ण का श्राव होता है, रोगी की जो आंख होती है वो उसमें ताम्र वर्ण का सुर्ख यानी वैसी रोगी की आंख दिखाई देती है। इसके लक्षण जो होते हैं वो श्वास में तथा मुख में जो होता है वो दुर्गंध आती है, गंध ज्ञान मतलब जो भी होता है उसे सूंघता है, क्योंकि रक्त पूरा उसमें आने लगता है रक्त का श्राव, और दुर्गंध भरी होती है तो उसे गंध ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो रक्तज का ये गंध ज्ञान वाला देख लेना, ये जो इंपॉर्टेंट है, जो गंध ज्ञान उसे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट, और नासा में श्वेत चिकने छोटे छोटे कृमि, क्योंकि मैंने बोला ना कि कृमि से लक्षण मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे क्या है, कृमि वृद्धि विकारम, जैसे कृमि का विकार होते हैं वो लक्षण यहाँ पे इन्हें दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे स्निग्ध श्वेत और कृमि जो होते हैं दुर्गंध वाले जो होते हैं उस वजह से, क्योंकि उसमें कृमि पड़ जाते हैं। तो रक्तजन प्रतिशाय में आप याद रखना कि कृमि वाले जो विकार हैं वो विकार वाले लक्षण जो होते हैं वो यहाँ पे दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो ये पॉइंट, 2 चीज़ें, तो दुर्गंध आती है, अब तक मैंने किसी में दुर्गंध वर्ड यूज़ नहीं किया, यहाँ पे इसके श्लोक में आपको दिखाती हूँ दुर्गंध। दूसरा ताम्र, जो आंखें होती हैं वो ताम्र वर्ण की हो जाती हैं, लक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रक्तज का है, ठीक है। गंधनाश जो हो रहा है वो गंध, तो यहाँ पे आप 2 चीज़ देखो, पहला लाल वर्ण तो कॉमन सा है, रक्तजन है तो होगा। दूसरा रोगी की आंख में ताम्रवर्ण दिखाई देगा, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। उसके बाद श्वास अथवा जो मुख से दुर्गंध आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका एक पॉइंट है कि जो गंध ज्ञान है वो खत्म है, गंध ज्ञान नाश हो चुका है। नासा में जो श्वेत और चिकने छोटे छोटे कृमि दिखते हैं, ठीक है, ये नासा से गिरते हैं, तो इसलिए क्या है, कृमिजन्य शिरो रोग जो होता है उसके लक्षण यहाँ पे उत्पन्न होने लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करना, जरूर लिखना अपने एग्जाम में, ठीक है। तो अब आपका रक्तजन आपको समझ में आ गया, कृमिजन्य शिरो रोग के समान लक्षण इस रोग में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रतिशाय का उपद्रव और चिकित्सा, जो अब लास्ट पॉइंट पे मैं पहुंच रही हूँ, तो ध्यान रखना, अपनी एनर्जी बनाए रखो, क्योंकि आप एक टॉपिक पूरा ओवर कर रहे हो, अपना खत्म कर रहे हो आज, ठीक है। तो सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी खत्म हो गया। प्रतिशाय का उपद्रव में उपद्रव लिखते जाओगे,
बार्धे अंधता, ग्रहण शक्ति का नाश हो जाएगा, भयंकर नेत्र रोग उत्पन्न हो जाएंगे, कास, अग्निमांद और शोथ, ये सारे लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बुक्स पढ़ोगे आपको मिलेंगे। उपद्रव पूछा गया है, ठीक है। तो उपद्रव आप लिखोगे कि जो सर्व प्रकार के प्रतिशाय होते हैं वो प्रतिशाय जो सर्व प्रकार के प्रतिशाय जितनी भी प्रतिशाय उनका जब एक नॉर्मल टाइम खत्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसके बाद वो क्या होता है, दुष्ट प्रतिशाय और पीनस में बदल जाता है, ठीक है। जो दुष्ट प्रतिशाय पीनस और ये जो आपका प्रतिशाय है वो उसमें क्या होता है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, बार्धे, ठीक है, अंधापन हो जाता है, बहरापन हो जाता है, घ्राण शक्ति खत्म हो जाती है, भयंकर नेत्र रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो दारुण नेत्र रोग और अंधता ये प्रतिशाय का उपद्रव में है। अग्निमांद और शोक ये आपका प्रतिशाय का है। क्षय काश जो है वो भी है, तो आप ये चीज़ भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, उपद्रव पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो है चरक के अनुसार प्रतिशाय वाले में भी है कि दुष्ट प्रतिशाय हो जाता है, कास हो जाता है, बार्धव हो जाएगा, दारुण नेत्र रोग, अंधता, ये सब उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब चलोगे तो ये जो श्लोक है आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, ठीक है। तो आप सुश्रुत उत्तर तंत्र के 24वें अध्याय का 17वां श्लोक है। आप उसमें यहाँ पे जाकर के देखोगे आपको मिलेगा आंसर। आपको कंप्लीट करते चिकित्सा जरूर बतानी है, तो चिकित्सा में हम चलो अब हम बताते हैं चिकित्सा क्या है। तो आचार्य की ने चिकित्सा में दो चीज़ देखो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको मैं बताती हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आम प्रतिशाय और पक्व प्रतिशाय क्या है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना। दो आप वीडियो को हाफ ऑफ करके देख सकते हो जिससे कि आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे, ठीक है। लेकिन मैं अपना पूरा टॉपिक एक वीडियो में ख़त्म करूँगी जिससे कि आपको ढेर सारे वीडियो ना देखने पड़े। प्रतिशाय की चिकित्सा, तो प्रतिशाय की चिकित्सा आप जब करोगे तो पहली बात तो जितने नवीन प्रतिशाय को छोड़ के शेष जितने बचते हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, घृतपान के द्वारा उपचार कर सकते हो, उसके बाद स्वेदन कर सकते हो, वमन करा सकते हो और पीड़न नष्ट दोगे, ठीक है। जब सही समय युक्त समय हो, उचित काल में आप संशोधन जो काल होते हैं उस काल में आप वमन कराओगे और पीड़न नष्ट इंपॉर्टेंट है, और पीड़न नष्ट दे सकते हो, ठीक है। नासा करो रोग है तो ये जरूर लिखोगे कि औषध सिद्ध स्वेदन, वमन और अपीडन से, ये लिखना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, तो मैं यहाँ औषधियाँ बताते चलती हूँ। त्रिभुवन कीर्ति रस, पंचामृत रस, शंखभस्म, गौचादि क्वाथ, तालिशादि चूर्ण, गौदंती भस्म, षडंग बिंदु, तेल, शुद्ध नरसार, मल सिंदूर, शीतोप्लादि चूर्ण, शुद्ध स्फटिक आदि, अब्रक भस्म। तो ये सारे आप लक्ष्मी विलास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप ज़रूर लिखना, ये एग्जामिनर आपकी कॉपी में देखता है आपने लिखा है कि नहीं। तो औषधियों का ये कंटेंट आपकी प्रतिशाय रोग में ज़रूर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ठीक है। लास्ट में फिर से बोल दे रही हूँ, ये महालक्ष्मी विलासम, त्रिभुवन कीर्ति रस, पंचामृत रस, शंखभस्म और ये गौजादि क्वाथ, तिलशादि, गोदंती, षड्रिंग बिंदु, ये सारे आपके पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं, इनके घटक आप लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं चिकित्सा में प्रतिशाय दो, जब चिकित्सा करते हैं प्रतिशाय की तो इस प्रतिशाय को दो भाग में वर्गीकृत करते, एक आम प्रतिशाय, एक पक्व प्रतिशाय। आम प्रतिशाय और पक्व प्रतिशाय की ये कहानी है कि आम प्रतिशाय को पक्व प्रतिशाय में परिवर्तित किया जाता है चिकित्सा के द्वारा। अगर वो या तो स्वयं हो जाता है या तो जैसे अपने आप वो रोग पक जाए, ठीक है, आम प्रतिशाय में बदल जाए। आम प्रतिशाय के लक्षण क्या है, अरुचि होगी, उसमें एक थिन नेजल डिस्चार्ज होता रहेगा और उसमें हैवीनेस होगी, आपके हेड में छवथू होगी, ठीक है। आम प्रतिशाय के लक्षण है, ज्वर हो रहा है तो इसका मतलब आम प्रतिशाय। अब उसको हम क्या करेंगे, चिकित्सा से पक्व प्रतिशाय में बदलेंगे। पक्व प्रतिशाय में ये सारे जितने आम प्रतिशाय के लक्षण होते हैं जैसे ये सारे कम हो जाएंगे, अरुचि कम हो जाएगी, श्राव कम हो जाएगा, उसका भारीपन कम हो जाएगा, नाक का छवथू, छींक आना कम हो जाएगी। तो ये सारे क्या हैं जो आम प्रतिशाय के लक्षण हैं वो घटते चले जाएंगे। और अब पक्व प्रतिशाय यानी अब वो चिकित्सीय होने लगा, मतलब उसकी चिकित्सा होने लगी, ट्रीटमेंट में आ गया है। जब आम प्रतिशाय पक्व प्रतिशाय में आ जाता है तो हम उसकी चिकित्सा धीरे धीरे कंप्लीट करके उस प्रतिशायक रोग को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लो कि मिलती हेडिंग नवीन प्रतिशाय क्या, अपक्व क्या है, जीर्ण क्या है। तो याद रखो जो पक्व प्रतिशाय है और निराम प्रतिशाय, जीर्ण प्रतिशाय एक दूसरे के सिनोनिम है, उन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। और आम प्रतिशाय, नवीन प्रतिशाय और अपक्व ये एक नेम है, यानी हम इनके लक्षण जो लिखोगे ये तीनों एक हेडिंग है, यानी एक दूसरे के ही सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो उन्हीं को कहा जाता है, आम को ही नवीन और अपक्व कहा जाएगा और पक्व को ही निराम और जीर्ण प्रतिशाय कहा जाएगा। तो ये आपको पूरी स्लाइड ने एक कंप्लीट आंसर दिया है। आपको ये आंसर कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अब तक चैनल पे बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।